नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना के कहर के बीच देश में सियासत भी गर्म होती जा रही है। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के चुनाव पूरे होने के बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 2 मई को नतीजे आएंगे, जिसके साथ ही तय हो जाएगा कि 5 राज्यों में बनेगी किसकी सरकार। इस बीच आज जारी हो रहे एग्जिट पोल पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें, असम में 126, केरल में 140, तमिलनाडु में 234 और पुडुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव हुए। वैसे तो चुनाव 5 राज्यों में हुए हैं, लेकिन हर किसी को है पश्चिम बंगाल के नतीजों का इंतजार। जहां ममता के सामने किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी के सामने उसी किले को फतेह करने की। केरल में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच टक्कर देखी जा रही है, तो वहीं कई सवाल है बरकरार कि क्या असम में कांग्रेस कर पाएगी वापसी, तमिलनाडु में डीएमके दोहरा पाएगी कमाल और पुडुचेरी की कड़ी टक्कर में कौन मारेगा बाजी। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या एग्जिट पोल साबित हो पाएंगे एग्जैक्ट पोल्स। हो गए चुनाव, अब नतीजों का है इंतजार। 2 मई को किसके कुनबे में आएगी बहार, किसके वादों पर वोटर्स ने किया एतबार। 5 राज्यों में अब की बार किसकी सरकार, और सबसे बड़ा सवाल कि 5 राज्यों में किसका लहराएगा परचम, किसकी होगी शह और किसकी होगी मात। बिग फाइट में बहस जिसे हम मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान, चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हैं, कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी हैं और संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रामलाल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। 5 राज्यों के चुनाव है, लेकिन फोकस सबका पश्चिम बंगाल में। अब जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है, क्या नजर आता है, कितने कॉन्फिडेंट है बीजेपी इन 5 राज्यों में परिणामों को लेकर? देखिए श्वेता जी, चुनाव परिणामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 5 ही राज्यों के अंदर सकारात्मक भूमिका में भी है और आशावादी भूमिका के अंदर भी है। और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो काम है, उन कामों की मोहर भी मतदाता के रूप में इन चुनावों के अंदर आम आदमी उसके पक्ष के अंदर मतदान करेगा। जहां तक आपने बात की कि वेस्ट बंगाल और आसाम, ये 2 राज्यों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे प्रदेशवासियों की नजरें हैं। निश्चित रूप से दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ये एक कल्पना है या आकलन है, ये संभावनाओं का एक एग्जिट पोल है। और इन संभावनाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि अलग अलग चैनल अलग अलग सर्वे बता रहे हैं। कुछ चैनल टीएमसी की वापसी भी बता रहे हैं, कुछ चैनल ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि इन दोनों ही प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, दोनों पे 5 पे सर कॉन्फिडेंट नहीं है क्या? ये सिर्फ असम और पश्चिम बंगाल के लिए 100% श्योर है? राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्य की शुरुआत है, उन राज्यों के अंदर अभी और वक्त लगेगा। ठीक है, यानी पहले से बेहतर भी हुआ तो बेहतर है, लेकिन 2 राज्यों में जीत को लेकर आश्वस्त है, आप ये कह रहे हैं। सुनील शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। सुनील जी, कांग्रेस के लिए जितने भी विधानसभा चुनाव एक के बाद एक हो रहे हैं 2014 के बाद, हर चुनाव बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है दूसरी पार्टियों के से अगर हम कंपेयर करें तो। अब ये जो 5 राज्य हैं, एग्जिट पोल्स भी आना शुरू हो चुके हैं, कितना आश्वस्त आप इससे लेकर लग रहे हैं जितने अब तक आए हैं, और 5 राज्यों को लेकर कांग्रेस अपनी स्थिति कैसी देख रही है? श्वेता, एक तो पहली बात तो ये एक ऐसा चुनाव था जिसके लिए पहली बार भारत के न्यायालयों ने ये कहा कि इस चुनाव की तिथि को लेकर, इस चुनाव के समय को लेकर चुनाव आयोग पे मुकदमा होना चाहिए, उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। भाजपा ने हर ढंग की सांप्रदायिकता के बीच बोए, धर्म के आधार के ऊपर, क्षेत्रता के आधार पे हर ढंग का जितना वो जहर बोल सकते थे उन्होंने बंगाल में बोलने की कोशिश की, उन्होंने असम में बोलने की कोशिश की। मगर बावजूद इसके देखिए, आप बोल रहे थे मैं चुप बैठा था, थोड़ा धैर्य रखिए। और अब जिस संस्कृति की आप बात करते हैं, पार्टी में डिफरेंस, उससे प्रेरणा देखिए। आप जब बोल रहे थे मैं चुप बैठा था। ठीक है रामलाल जी, कांग्रेस की स्थिति के अलावा इन चुनाव के दौरान भी क्या स्थिति थी, वो सुनील जी बताना चाह रहे हैं। ठीक है सुनील जी, बात पूरी कीजिए सर।
हाँ, तो आप ये देखिए कि पूरा जहर बोने के बावजूद, इन्होंने हर ढंग का जहर बोया है, इसके बावजूद ममता बनर्जी वापस से आ रही है बंगाल के अंदर। अब आ जाइए तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। यूपीए घटक दल था, इनका एनडीए घटक दल था। एनडीए घटक दल बहुत बुरी तरह पराजित होने की तरफ बढ़ रहा है। जहां तक अन्ना द्रमुक का सवाल है, अन्ना द्रमुक वहां पे राउट होने की तरफ जा रही है। और केरल के अंदर आपको मैं बता देता हूं, हम सरकार में आ रहे हैं और बीजेपी के वोट परसेंटेज ड्रास्टिकली बहुत तेजी से डिप होने जा रहा है। सारे एग्जिट पोल ये बात करें कि केरल के अंदर बीजेपी का जो पोल परसेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिप होने जा रहा है। असम में हम चुनाव जीत रहे हैं, बंगाल में ये चुनाव हार रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर ये चुनाव 100% आ रहे हैं। पुद्दुचेरी के अंदर बावजूद कि इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का नंगा नाच किया, बावजूद इसके वहां पे हम वापस पावर में आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो चुनाव है ये बीजेपी के लिए वाटरलू साबित होने जा रहा है। ठीक है, यानी ज्यादातर गठबंधन के साथ, दूसरी पार्टी के साथ कांग्रेस जिन राज्यों में चुनाव लड़ रही है, आप आश्वस्त हैं? सुनील जी, बिल्कुल आप आश्वस्त हैं। बीजेपी को लेकर भी आपने कहा क्या कुछ इन्होंने किया है और परिणाम कैसे आएंगे, खैर वो तो 2 तारीख को सामने आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ है। आशुतोष जी, देखिए एग्जिट पोल आ रहे हैं, हमेशा आए हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि इसके उलट ही परिणाम भी देखने को मिला है। क्या हम माने अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो एग्जैक्ट पोल्स होंगे या हो सकते हैं, या चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं इन 5 राज्यों में? हालांकि अभी दौर जारी है, एग्जिट पोल्स पूरी तरह से क्लियर नहीं हुए। देखिए श्वेता, एग्जिट पोल का जहां तक सवाल है, एग्जिट पोल आते हैं, उलटफेर होता है, लेकिन जो जनरली देखा गया है उसमें यह है कि वो एकदम बिल्कुल उलट नहीं होते हैं। बिल्कुल एक तरह से थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं। जिसको आगे बताते हैं वो काफी आगे चला जाता है, लेकिन जहां मुकाबला होता है वहां थोड़ा उलटफेर हो सकता है। आज की जहां बात करें तो बंगाल पर सबकी नजर है, और जो एग्जिट पोल अभी तक आए हैं उसमें स्प्लिट है। इससे यह लगता है कि दोनों बंगाल में कड़ा मुकाबला हो रहा है। अब दूसरी तरफ इतिहास की तरफ बात करें, इतिहास से देखें तो बंगाल का ये इतिहास रहा है चुनाव का कि वहां पर कोई फाइट जैसी चीज नहीं होती है, वहां एक तरफा जो है मैंडेट मिलता है। लेकिन अब एग्जिट पोल में बताया गया है कि मुकाबला है, एक एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रहा है, बिल्कुल मार्जिन पर है, दूसरा मार्जिन पर सरकार बना रहा है थोड़ा आगे बता करके, और दीदी की। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या होगा। केरल को लेके कमोबेश सभी जगह एक जैसे एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि वहां पर एलडीएफ वापसी कर रही है। ये बड़ी बात है क्योंकि केरल में भी राजस्थान की तरह एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ का वहां पर एक प्रेसिडेंस है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है, और सब एग्जिट पोल में जैसा कि आ रहा है कि वहां पर एलडीएफ वापस सरकार बना रही है। और तमिलनाडु में एज एक्सपेक्टेड लग रहा था कि बिना पहली बार करुणानिधि और जयललिता के एक चुनाव हो रहा है, और करुणानिधि के पुत्र जो है स्टालिन इस बार मुख्यमंत्री बनने की पूरी तैयारी है, जैसा एग्जिट पोल बता रहा है। बिल्कुल ठीक है। मिथिलेश जामनी जी भी साथ हैं। मिथिलेश जी, देखिए 5 राज्यों में परिणामों को लेकर सबके अपने दावे हैं, जो कैलकुलेशन यहाँ नजर आ रहा है सबके हिसाब से, और इसलिए एग्जिट पोल्स भी सामने हैं। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में एक तो सबका फोकस है, प्रचार प्रसार में भी हमने देखा पूरी तरह से बीजेपी का फोकस रहा है, एनडीए वहां पर सरकार हमें बनानी है मजबूती के साथ। 3 सीट से सत्ता तक पहुंचना, क्या आपको लगता है कि इस 5 साल में जो कोशिश है, पिछले 1-2 साल में जो कोशिश बीजेपी ने की है, वो मुमकिन होती नजर आ रही है? क्योंकि एग्जिट पोल्स पे भी टक्कर तो नजर आती है टीएमसी और बीजेपी दोनों में। देखिए श्वेता जी, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को कड़ी चुनौती दी है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता। और कांग्रेस हाशिए पर चली गई है। कांग्रेस और वाम ने वहां जो मिलकर चुनाव लड़ा है, लेकिन तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि उनकी सीटें घट रही है। तो बंगाल की जो धरती है, जो शेरों की बंगाल का टाइगर कहा जा रहा है, अब वहां टाइगर दीदी बनती है या नरेंद्र मोदी का जलवा चलता है, ये तो 2 मई को तय होगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि को इस चुनाव को लेकर नुकसान पहुंचा है, उस पर इतिहास में जवाब देना पड़ेगा, चाहे भाजपा के नेता जीते, चाहे ममता दीदी जीते। जिस तरीके से कोरोना हुआ है, वो इस चुनाव का इतिहास जब भी लिखा जाएगा उसमें एक काला कलंक, एक बड़ा धब्बा लग गया है कि कोरोना के बीच जब दुनिया मर रही थी, हिंदुस्तान मर रहा था, और इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरीके से इन चुनावों की निंदा हुई है, उस पर तमाम सियासी दलों को यह सोचना पड़ेगा कि लाशों के ऊपर राज करने का जो ट्रेंड है उसे चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये जो बाई इलेक्शन हुए 3 सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद, ये भी कई नेताओं की जो
उनका एग्जिट पोल आ रहा है, उसमें 2 में कांग्रेस को आगे बताया जा रहा है और 1 में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। अगर राजसमंद में भाजपा खिसक जाती है तो सच में गुलाबचंद कटारिया की कुर्सी पर खतरा आएगा, क्योंकि राजसमंद में माना जा रहा था कि जो सिंपैथेटिक वेव है तो दीप्ति किरण माहेश्वरी को इस वैतरणी से पार कर ले जाएगी, और तमाम जो कयास थे उनके पक्ष में थे, लेकिन वहां सीपी जोशी फैक्टर, और अगर वहां पे दीप्ति किरण माहेश्वरी जीतती है तो उसका एक क्रेडिट जाएगा वहां की सांसद दिया कुमारी को, जो दिन भर रात भर मेहनत की, और दूसरा जाएगा मदन दिलावर को, जिन्होंने मेहनत की। और जब ये बयान आ गया उसके बाद में राजपूत वोटों को बैलेंस कराने के लिए मदन दिलावर, जो बहुत स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग है, उन्होंने दिया कुमारी पर कांग्रेस के अनुयायी वालों का हमला हुआ उसको मुद्दा बनाया, और राजपूत समाज का जो वोट बैंक था जो खिसक कर जा रहा था उसको रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल की। अब रिजल्ट 2 को आएगा। सहाड़ा में जो हालात हैं सबको पता है कि सहाड़ा में पीतलिया फैक्टर ने एक बहुत बड़ा काम किया, लेकिन दूसरा जो नुकसान हुआ कि जो कैंडिडेट है कोरोना पॉजिटिव आ गया बीजेपी का, उसका नुकसान हुआ, और वहां पर एक वेव चल गई कि अब वापस उपचुनाव तो नहीं कराने पड़ेंगे, उसका खामियाजा सहाड़ा में। और सुजानगढ़ की बात कर ले तो सुजानगढ़ में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है कि भाजपा वहां भीतरी घात, खेमाबंदी और आरएलपी के नायक ने वहां कड़ी चुनौती दी है, और आरएलपी ने किसके वोट काटे हैं या कौन जीतेगा ये तो 2 को तय होगा, लेकिन जो कास्ट फैक्टर है वो राजस्थान, लेकिन राजस्थान में भी 2 मेवाड़ के नेताओं का भविष्य तय होगा। अगर राजसमंद जीत जाती है तो जो साइलेंट फैक्टर थे सीपी जोशी, उनका कद कांग्रेस में बढ़ जाएगा, क्योंकि सारी कमान पर्दे के पीछे से उन्होंने ही संभाली थी। अगर बीजेपी हार जाती है तो नेता प्रतिपक्ष है उनके माथे पर सीधा सीधा आरोप जाएगा कि एक जीती जाती, एक पुरसी हुई थाली जो सहानुभूति थी किरण माहेश्वरी की, उसे आखिरी टाइम। लेकिन अगर किरण माहेश्वरी जीती तो भी क्रेडिट गुलाबचंद कटारिया को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा बाकी सांसद दिया कुमारी को मिलेगा, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी जाएगा, क्योंकि दीप्ति किरण माहेश्वरी ने जितनी भी मीटिंग्स की और अपने जो पोस्टर लगाए उसमें कहीं भी उन्होंने वसुंधरा राजे के चित्र को गायब नहीं किया, ये उनके पक्ष में जाएगा। ठीक है, हमारे साथ देवेंद्र शास्त्री जी भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, आप नेता हैं देवेंद्र जी, लेकिन एक अहम बात देखिए, अभी क्योंकि पूरी तरह से एग्जिट पोल सामने नहीं आया है, लेकिन जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, क्या आपको नजर आता है कि एग्जैक्ट पोल हो सकते हैं? जो कैलकुलेशन बताई जा रही है, जिस तरह से फोकस खासतौर से पश्चिम बंगाल में रहा है, या आपको लगता है कि जितनी चीजें अभी दिखाई जा रही है तस्वीर 2 तारीख को कुछ अलग होगी? देखिए, ग्राउंड पर जो सच्चाई है वो तो मीडिया के माध्यम से बहुत साफ साफ देश के दूसरे हिस्सों में नहीं पहुंच पा रही है, वो तो फेक है। आपको मैं बता दूं, अगर सही देखा जाए तो मीडिया ने जो कुछ भी प्रोजेक्ट किया है वो आज के दिन न तो पब्लिक उसको स्वीकार कर रही है न मानने को तैयार है। जो वर्तमान हालात हैं देश के, उसकी छाया इन चुनावों पर आपको साफ दिखाई देगी। कोविड में सरकार असफल रही है या क्या सफलता मान रही है पब्लिक, और बंगाल के लोग खास तौर पे वर्तमान मौजूदा जो देश का नेतृत्व है उसको किस रूप में देख रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि इस चुनाव के अंदर आपके सामने आ जाएगा, बशर्ते कि ये चुनाव फेयर तरीके से सामने आए। फेयर तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आशंका जताई जा रही कि ये चुनाव वोटों के जरिए काउंट ही नहीं होंगे, ये ईवीएम के जरिए ये अगर होंगे तो उसके जरिए होंगे। तो अगर ये मैं मानता हूं कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर ये ईवीएम का नहीं चुनाव होगा तो फिर ये इस सरकार के पक्ष में नहीं जा सकता है। जिस तरह के हथकंडे लगाए गए, ऐसा क्यों डाउट लग रहा है आपको कि ऐसे इस तरह की कोई धांधली काउंटिंग के दौरान हो सकती है? मुझे एक बात बताइए कि वर्तमान सरकार का क्या अचीवमेंट है जिसके आधार पे वहां जाकर के कोई वोट मांग सकता है बंगाल में जाकर के? न तो मोदी जी की कहीं कोई सफलता है, कोई किसी प्रोजेक्ट में सफलता है, या कोई देश को चलाने में उनकी योग्यता सामने आई हो। कोई भी बीजेपी का मुख्यमंत्री ये दावा नहीं कर सकता उसके यहाँ बड़ा आदर्श स्टेट चल रहा है। तो वहां जाकर के जो कुछ भी बोला है कोई बंगाली, वहां बंगाली अस्मिता का बहुत बड़ा प्रश्न होता है। हमेशा बंगाल के लोग जो हैं अपने ही देश और अपने ही भाषा और अपनी संस्कृति को बहुत वजन देते हैं। तो यहाँ से जो लोग गए उनका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और मुझे लगता है कि जो रणनीतिकार हैं ममता बनर्जी के, उन्होंने जो जैसे दावा किया है कि ये 200 की क्लेम कर रहे हैं, इनके लिए 4 सीटें भी आना मुश्किल है, और मैं समझता हूं कि उसमें कुछ हद तक सच्चाई है। ठीक है, रामलाल जी, आपने सुना अभी देवेंद्र शास्त्री जी ने क्या कहा, यानी कि उनका कहना ये कि
जो दिखाया जा रहा है, जो दावे किए गए, जितने प्रचार में आप लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी, जो भीड़ इकट्ठा की है, जो दिखाने की कोशिश की अब बीजेपी ही आने वाली है पश्चिम बंगाल में, तस्वीर बदलेगी, वो सब गलत है, फेक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए श्वेता जी, देवेंद्र जी कल्पनाओं के आधार के ऊपर चलने वाले नेता हैं और कल्पनाओं के आधार के ऊपर चलने वाले नेता ऐसे ही सोच रखते हैं। नहीं, दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ था। दिल्ली में कोई कल्पना नहीं थी, दिल्ली में भी ऐसा ही पोच किया गया था और दिल्ली में हम लोगों ने कल्पना नहीं, हमने औकात बताई थी। गंदी मानसिकता के साथ आरोप दिल्ली में हमने औकात बताई थी, गंदी किसकी थी और पवित्र किसकी थी वो पता चल गया वहां। देवेंद्र जी मेरी बात सुनो, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। अब आप के अनुकूल परिणाम नहीं आते हैं तो आप ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम शुरू करते हो। बंगाल के अंदर तो सारी दुनिया कह रही है उसका क्या इलाज है, कोई रास्ता नहीं है। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए विशेष तौर पे इलेक्शन कमीशन पे बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं। आप मानिए इलेक्शन कमीशन को वहां पर उस लाभ दिलाने के लिए भी भारत सरकार ने, चाहे वो प्रधानमंत्री सम्मान योजना हो, चाहे भारत सरकार की वेलफेयर की कितनी भी स्कीम हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, इन योजनाओं को या आयुष्मान भारत योजनाओं को धरातल के ऊपर पहुंचाने का काम किया। तो हम विकास के आधार के ऊपर वोट मांग रहे, आपकी तरह गुमराह करने के आधार के ऊपर, सत्ता के ऊपर आसीन होने का काम हमारा नहीं है शास्त्री जी। इसलिए आने वाले चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण आश्वस्त है। कुछ राज्यों के अंदर हमारा काम कम है, इसलिए वहां पर भी हम वोटों परसेंट के अंदर बढ़ोतरी करेंगे और आसाम के अंदर, बंगाल के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। यानी पश्चिम बंगाल नाक का सवाल बना हुआ है, इस यही वजह रही कि ठीक है केंद्र की जो योजनाएं थी उसको बताने के लिए अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे केंद्रीय मंत्रियों ने ज्यादा फोकस किया। दूसरे राज्यों में भी तो बताने के लिए उतना ही वक्त दिया जा सकता था ना रामलाल जी, उतना वक्त तो नहीं दिया गया। इसके पीछे की वजह केडर बेस्ड पार्टी है और केडर बेस्ड पार्टी के नाते हमारा, जैसे पहले तो ये मान के चलते थे कि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी है, लेकिन आज संपूर्ण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। कुछ स्टेटों के अंदर हमारी स्पीड कम है, आने वाले समय के अंदर वहां पर भी हमारा, चलिए ठीक है, यानी कोशिशें जारी है। आने वाले वक्त में जिन राज्यों में थोड़ी सी कमजोर है बीजेपी, वो भी मजबूत करेंगे। सुनील शर्मा जी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी जहां जहां कमजोर थी मजबूत हो रही है, कांग्रेस जहां जहां मजबूत थी वहां से कमजोर होती जा रही है। अब मौजूदा स्थिति 5 राज्यों की है और दावे यहां पर रामलाल जी कर ही रहे हैं। सुनील जी देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूं कि रामलाल जी कुछ भी कह रहे हो, ये ख्याली पुलाव है इनका। मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, बिहार के अंदर पूरा जहर उगलने के बावजूद, पूरी सांप्रदायिकता के बावजूद ये सरकार नहीं बना रहे। बंगाल के अंदर हर हालत में इनका वोट परसेंट डिप हो रहा है। असम में कांग्रेस लौट के आ रही है और यूपीए जो है वो वापस से तमिलनाडु के अंदर आ रही है। एनडीए बहुत बुरी तरह पराजित होने जा रहा है। पांडिचेरी में भी हम लोग चुनाव जीते हैं और राजस्थान में तीनों की तीनों सीटें हम लोग जीत रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रामलाल जी कौन से ख्याली पुलाव पुकारे हैं, बावजूद इसके कि मैं मानता हूं, जैसे मैंने बताया कि हाईकोर्ट ने बोला, आप पूरे वर्ल्ड के आप पूरे, आप तो अपनी अस्मिता बचाने का, देखिए दावे आप दोनों के हैं रामलाल जी, सुनील जी, दावे आप दोनों के हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 2 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो आप दोनों यहाँ पर रहे, हमारे साथ जुड़े और आज के दावों कितने सच होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और हम कोशिश भी करेंगे कि आप दोनों वक्त निकालें और एक ही वक्त पर आप दोनों आमने सामने हो, ताकि आज के दावे और 2 तारीख को जो परिणाम जनता देती है उस पर कितना अंतर आता है या किसके दावे सच होते हैं वो भी देखेंगे सर। लेकिन उम्मीद करना तो जायज ही है कि उम्मीद हर कोई करेगा। अभी से कैसे कोई उम्मीद कर ले कि हम हार रहे हैं, किसी कोई राज्य से हमारी सत्ता जा रही है, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। बिल्कुल आशुतोष जी इस पर कुछ कह रहे हैं। सुनील जी ने कहा ख्याली पुलाव के लिए, मैं सुनील जी से बहुत सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं जी कि केरल और बंगाल के बारे में कांग्रेस के क्या हाल हैं? सुनील जी, एक खिलाफ है एक जगह साथ। केरल के अंदर हम लोग निस्संदेह चुनाव जीत रहे हैं, 101% हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं और बीजेपी का वहां वोट परसेंट डिप हो रहा है। जहां तक बंगाल की बात है तो वहां सेक्युलर जो पॉलिटिक्स है वो मैं मानता हूं कि कांग्रेस का वोट और ममता बनर्जी का वोट वो सेक्युलर पॉलिटिक्स का वोट है, जो एंटी मोदी वोट है और वो एंटी मोदी वोटों की जीत होने जा रही है। ये मैं आपको बता देता हूं, एनडीए वहां भी बहुत बुरी तरह पराजित होने जा रहा है। लेकिन जब कांग्रेस को धर्मनिरपेक्ष वोटों को एक साथ रखना था तो फिर ममता बनर्जी से क्यों नहीं, ममता बनर्जी से क्यों नहीं समझौता कर लिया लेफ्ट और कांग्रेस ने? और एक तरफ आप केरल में जो है लेफ्ट के साथ मुकाबला कर रहे हो, बंगाल में आप कह रहे हो कि धर्मनिरपेक्ष वोटों का हम एकजुट कर रहे हैं। यह कैसी राजनीति है?
नहीं देखिए, बंगाल की अपनी राजनीतिक एक अपना उसका वातावरण है और राजनीति वहां पे लेफ्ट और ममता बनर्जी आपस में बहुत सालों एक दूसरे के विपरीत धुरी भी रहे हैं। मगर मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि पूरे देश के अंदर दो ढंग की पॉलिटिक्स हो रही है, एक सांप्रदायिकता की पॉलिटिक्स, एक बांटने की पॉलिटिक्स और एक प्यार की पॉलिटिक्स। तो मैं मानता हूं प्यार वाली जो पॉलिटिक्स है, इस 138 करोड़ के कुनबे को एक रखने वाली जो पॉलिटिक्स है, वो चुनाव जीतने जा रही है। और जो देश को धर्म के आधार पर बांटने वाले लोग हैं, जो देश को संप्रदाय के आधार पर बांटने वाले लोग हैं, वो बंगाल में पराजित हो रहे हैं। काश कि सुनील जी यही फोकस रहता सबको एक कर वैसी राजनीति करने का, और हर राज्यों में एक समान से विचारधारा वैसी होती चुनाव लड़ने के लिए, तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन साफ नजर आता है कोई कितना भी कहे, अपने गणित बैठाने के लिए कैलकुलेशन बैठाए जाते हैं, कहां पर हम किसके साथ जीत सकते हैं, कहां हमें ज्यादा वोट मिल सकते हैं, वो कोशिश की जाती है। बातें भले ही बहुत सारी की जाए सुनील जी, लेकिन फोकस इसी पर रहता है, फिर वो चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूं। मिथिलेश जी देखिए, अभी सुनील जी जो बात कर रहे थे कि जो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे थे, सेकुलरिज्म की बरसों से चली आ रही है। सेकुलरिज्म क्या है आज तक कोई डेफिनेशन नहीं दे पाया, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है। ममता दीदी जब कहती है उनके चुनाव पर 24 घंटे के लिए चुनाव आयोग को रोक लगानी पड़ती है, वो सेकुलरिज्म नहीं है। वो जब कहती है कि मुसलमानों एक हो जाओ, वो सेकुलरिज्म नहीं है। तो कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहती। कांग्रेस जो कई राज्यों में जो हार रही है, उसका मेन रीजन यह है कि वो जनता की नब्ज को टटोलने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। इनके जो नेता हैं, अब ये राजस्थान में कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी को हम ला रहे हैं। प्रशांत किशोर जी अगर ममता जी को वहां जिता देते तो तब लीजिए, पहले से आप प्रशांत किशोर को राजस्थान में लाने की प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? तो कांग्रेस को अब कहीं ना कहीं विचार मंथन करना पड़ेगा कि ये धर्म, जाति, ये इस देश की मूल पहचान है, इसको आप नहीं छुपा सकते। अब सारे के सारे हनुमान जयंती पर कांग्रेस के नेता बधाई दे रहे हैं, कभी कांग्रेस के नेता इससे बचते थे। तो कुछ तो सुधार हो रहा है, लेकिन इतना सुधार हो जाए कि भाजपा से इस मुद्दे पर बराबरी करने लग जाए, तो मुझे लगता है कांग्रेस कहीं न कहीं बराबर आ जाएगी। बाकी जो बातें हैं विकास की, ये सब जगह बराबर है। राजस्थान में आज कोरोना का मैनेजमेंट देख लीजिए, देश में मैनेजमेंट देख लीजिए, जो लाशें जल रही है उनका एक मंजर देख लीजिए। तो ये सियासत है, ये किसी के आंसुओं से इनका जो लिबास है तर नहीं होता। ये तमाम हिंदुस्तान का भविष्य है कि यहाँ जब भी राजा महाराजाओं से लेकर आज तक वक्त भी खत्म हो रहा है, वक्त भी खत्म हो रहा है। आशुतोष जी एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे। साउथ में बीजेपी को कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि स्टैंड वहां पर था नहीं, कोशिश लगातार जारी है। लगता है केरल और तमिलनाडु की बात करें तो साउथ में केवल केरल से थोड़ा अपना वोट परसेंटेज बढ़ाने की बीजेपी को उम्मीद है, और मुझे लगता है कि यदि बीजेपी थोड़ा भी वोट बढ़ाएगी अपना, तो वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित होगा। तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु में एक पहले से अपना पुराना एलआई है उनका, AIADMK, उसके साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो कोई ज्यादा संभावनाएं वहां पर बीजेपी की नजर नहीं आती है। वो थोड़ा बहुत अपना वोट परसेंटेज बढ़ाएं, लेकिन AIADMK में ही भी बीजेपी को लेकर काफी एक दूसरे के परस्पर नेताओं में मतभेद थे, और उसका भी AIADMK को कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है। देखिए श्वेता जी, वैसे तो बीजेपी का अपना कुछ भी नहीं है, नरेंद्र मोदी का है, और नरेंद्र मोदी का डाउनफॉल नॉर्थ इंडिया में भी शुरू हो चुका है। तो साउथ की तो आप भूल जाइए कि साउथ अब कोई बीजेपी को स्वीकार करेगा इन हालात में। अब तो आप नॉर्थ में देखिए कि क्या हालात बनने वाले हैं, आप तो नॉर्थ की चिंता करें। ठीक है, चलिए, क्योंकि अभी 2 तारीख है, 2 दिन और है। एग्जिट पोल्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, चर्चा यही खत्म होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किसकी शय होगी, किसकी मात होगी? जो इतने दिनों से मेहनत की जा रही थी चुनावों को लेकर, काफी विरोध भी हुआ, काफी सवाल भी उठे, चाहे प्रचार को लेकर हो या इस महामारी के दौरान प्रचार करने को लेकर हो। हाईकोर्ट तक से यहाँ तक सवाल उठा दिए गए इन चुनाव प्रचार को लेकर, बहुत सारी स्थिति ऐसी बनी। लेकिन सबके बीच जब जनता ने तो चुन लिया है, उसे किसे चुनना है, लेकिन अब वो परिणाम सामने आने बाकी। 2 तारीख को खुलासा होगा कि आखिर किसकी शय होती है, किसकी मात होती है, और किसकी कोशिशों को यहाँ पर सफलता मिलती है। चलिए, शिक्षा दीजिए इजाजत। नमस्कार।